हेलो बच्चों, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कोडोमिनेंस। इससे पिछली वीडियोस के अंदर हमने डोमिनेंस पढ़ा था और उसका कॉन्सेप्ट को समझा था, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी पढ़ा था। डोमिनेंस में सिंपल ये है, जैसे कि एक टॉल प्लांट को ड्वार्फ प्लांट से क्रॉस कराते हैं, F1 जनरेशन सारे प्लांट हो जाते हैं टॉल, और यहाँ से ये बात समझ में आती है कि जो टॉल वाले एलील्स हैं वो ड्वार्फ वाले एलील पर डोमिनेंट। ये हो गया डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमने सुना था कि जो F1 हाइब्रिड है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ बोथ द पेरेंट, जैसे कि हमने मिराबिलिस जलापा 4 o'clock प्लांट और एंटीहेनम मेजस स्नैपड्रैगन डॉग फ्लावर पर बात की थी। उसके रेड फ्लावर वैरायटी भी है और वाइट फ्लावर वैरायटी भी है। जब इन दोनों प्लांट को क्रॉस कराया जाता है तो F1 जनरेशन प्लांट हो जाते हैं पिंक, उनके फ्लावर हो जाते हैं पिंक। यानी कहने का मतलब ये F1 हाइब्रिड इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ द पेरेंट। कोडोमिनेंस का मतलब ये होता है कि F1 हाइब्रिड के अंदर एक्सप्रेशन नजर आएंगे ऑफ बोथ द पेरेंट्स साइमल्टेनियसली। जैसे कि स्कूल में को एजुकेशन होती है जहाँ लड़के लड़कियां साथ बैठ के पढ़ते हैं, ऐसी कोडोमिनेंस होता है कि यहाँ पर दोनों एलील में से कोई भी डोमिनेंट नहीं है और दोनों का इफेक्ट साइमल्टेनियसली नजर आएगा। आप बिल्कुल इसको इस तरीके बोल सकते हैं, जैसे कि आपने बहुत सारे ऐसे जानवर देखे होंगे, जैसे कि रैबिट है, बिल्ली है और हॉर्सेस वगैरह हैं जो चित्तीदार होते हैं, उसको बोला था रून कोट कलर। यानी कि उसके अंदर आपको जैसे रेड और वाइट कलर के पैचेस, ब्लैक और वाइट कलर के पैचेस एक साथ नजर आ रहे हैं, तो यानी ना तो वहाँ पर रेड कलर ही डोमिनेंट है ना वाइट कलर डोमिनेंट, दोनों साथ साथ नजर आ रहे हैं, तो ये कह रहा है कोडोमिनेंस। हमारे सिलेबस में जो उसकी एग्जाम्पल जिससे कॉम्पिटिशन सवाल आता है वो ए बी ब्लड ग्रुप। तो कोडोमिनेंस की जब जब जिक्र होगा तो ए बी ब्लड ग्रुप का जिक्र होगा, तो साथ में हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर एबीओ सिस्टम। और यहाँ पर एक बात और देखने को मिलेगी कि जैसे कि लोगों का ब्लड ग्रुप ए होता है, बी होता है, ए बी होता है, ओ होता है नॉर्मली, क्योंकि हम लोग डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, हर क्रोमोसोम की दो ही कॉपी है हमारे पास। अब ब्लड ग्रुप का जो जीन है वो क्रोमोसोम नंबर 9 पर मौजूद है, 9 नंबर क्रोमोसोम की दो कॉपी है, तो उस हिसाब से तो हर जीन की दो ही एलील होने चाहिए डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर। लेकिन पॉपुलेशन स्टडीज में देखा गया कि लोगों का तो ब्लड ग्रुप 4 टाइप का है। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी जीन की दो से ज़्यादा टाइप के एलील होते हैं तो उनको मल्टीपल एलील बोला जाता है। तो यहाँ पर टॉपिक आएगा मल्टीपल। तो ब्लड ग्रुप जो है वो शो करता है डोमिनेंस भी, जैसे ब्लड ग्रुप ए है, बी है, तो वो ओ के ऊपर डोमिनेट करता है। इसके अलावा ये शो करता है कोडोमिनेंस भी, जैसे कि ए बी ब्लड ग्रुप है। और इसके अलावा ये शो करता है मल्टीपल एलील, जिसको अभी 1-2 साल में नीट एग्जाम में मल्टीपल डोमिनेंस भी कहा गया था। मल्टीपल एलील कहने का मतलब ये, अगर किसी जीन के दो से ज़्यादा एलील होते हैं तो उसे मल्टीपल एलील कहा जाता है। समझ में आ रही बात इतनी, ठीक ना। आपको मैं हल्का सा आइडिया दे दूं, जैसे कि आपने 11th क्लास में फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा कि जो ब्लड ग्रुप है इट इज डिटरमाइंड बाय द एंटीजन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसीज। अब इसको हल्का समझ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये बात सुनी है कि ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से ब्लड ग्रुप? ए, बी, ए बी और ओ, ठीक है ना। अब ये ब्लड ग्रुप कैसे डिटरमाइन होता है? आपने पढ़ा ये कि ब्लड ग्रुप इज डिटरमाइंड बाय द एंटीजन, एंटीजन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसीज, है ना। प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल। 11th क्लास में जब आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर टीचर ने आपको बताया होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रोजेक्शंस होते हैं ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन्स के। तो असल में जो हमारे आरबीसीज होते हैं उनके ऊपर प्रोजेक्शंस होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स के। मान लीजिए ए ब्लड ग्रुप वाले का आरबीसी है, ये बी ब्लड ग्रुप वाले का आरबीसी है, ये ए बी ब्लड ग्रुप वाले का आरबीसी और ये ओ ब्लड ग्रुप वाले का आरबीसी। अब क्योंकि ये आरबीसी जो है सेल है तो इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो होता ही है कि जिसका ब्लड ग्रुप ए है, सपोज उसके ऊपर एक खास किस्म के ग्लाइकोप्रोटीन है, मैं ऐसे दिखाया तो एक खास किस्म के ग्लाइकोप्रोटीन है, और यही ग्लाइकोप्रोटीन को बोल दिया जाता है एंटीजन। यही ग्लाइकोप्रोटीन क्या बोल दिया जाता है? एंटीजन। तो जिसका ब्लड ग्रुप होता है वो असल में खास एंटीजन की वजह से होता है जो कि आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर मौजूद होता है। इसी एंटीजन को कहा जा सकता है ग्लाइकोप्रोटीन 11th क्लास के सेल चैप्टर से, और इसी एंटीजन को बोला जा सकता है शुगर पॉलीमर 12th एनसीईआरटी इस चैप्टर से। इन्होंने यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल किया शुगर पॉलीमर, क्योंकि वहाँ पर हुआ ये है कि जो कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट है प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इन्होंने कार्बोहाइड्रेट वाले पार्ट को फोकस में रख के लफ्ज़ इस्तेमाल किया है शुगर पॉलीमर। तो आरबीसीज के ऊपर जो एंटीजन है यानी जो ग्लाइकोप्रोटीन या शुगर पॉलीमर है उसी के हिसाब से ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है। मान लीजिए इसका ब्लड ग्रुप ए है, उसके ऊपर ये वाला ग्लाइकोप्रोटीन या एंटीजन मौजूद। इसका ब्लड ग्रुप बी है सपोज, उसके अंदर इसका शेप थोड़ा सा चेंज है, यानी थोड़ा सा अलग टाइप का शुगर पॉलीमर मौजूद होता है जिसका ब्लड ग्रुप बी होता है। जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा इसका मतलब उसके ऊपर ये दोनों ही टाइप के शुगर पॉलीमर मौजूद होंगे। उसके ऊपर मैं ए वाला भी दिखा देता हूँ, बी वाला भी, ए बी, ए बी,
ए और बी। जिसका ब्लड ग्रुप ओ है उसके ऊपर कोई भी शुगर पॉलीमर नहीं, ठीक है ना। अब ज़रा मेरी बात समझिए, मैंने कहा कि जो ब्लड ग्रुप है ये होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ शुगर पॉलीमर या ग्लाइकोप्रोटीन या एंटीजन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसीज। अब ये जो ए और बी ब्लड ग्रुप वाले हैं दे फॉर्म स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द शुगर, है ना। ब्लड ग्रुप ए और बी, ब्लड ग्रुप ए एंड बी फॉर्म्स, ब्लड ग्रुप ए एंड बी फॉर्म्स, इस पर नीट में सवाल आ चुका कई बार, स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ शुगर। थोड़ा सा फर्क है ना, मैंने दिखाया फर्क, स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ शुगर, ठीक है। और जो ओ ब्लड ग्रुप है इट डज नॉट फॉर्म एनी शुगर, या इट डज नॉट फॉर्म एनी शुगर पॉलीमर, ठीक है ना। एक बात तो ये, अब ये शुगर पॉलीमर का मसला कहाँ से आ गया। असल में जो ब्लड ग्रुप है ये जेनेटिकली डिटरमाइन होता है और ब्लड ग्रुप वाला जीन मौजूद होता है क्रोमोसोम नंबर 9 पर। अब जो जीन है उसका मामला क्या, आपने सुन रखा है कि मान लीजिए कि हमारा ये डीएनए, डीएनए का एक जो फंक्शनल सेगमेंट होता है, छोटा सा पार्ट जो आगे प्रोटीन बनाता है, उसे हम बोलते हैं जीन। इस जीन से बनेगा एक ख़ास आरएनए और फिर उस आरएनए से बनेगा एक ख़ास प्रोटीन। ये प्रोटीन एक पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट के साथ जुड़कर चेंज हो जाता है ग्लाइकोप्रोटीन के अंदर। अब जिसको जैसा भी जीन मिलेगा उसके अंदर वैसे ही प्रोटीन बनेगा, वो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के साथ जुड़ के ग्लाइकोप्रोटीन बनाएगा जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आरबीसी में नजर आते हैं। अब जो ब्लड ग्रुप वाला जीन है उसको हम दिखा देते हैं आई से। इस आई जीन के 3 एलील हैं, आई ए, आई बी और स्मॉल आई। तो ब्लड ग्रुप वाला जीन क्रोमोसोम नंबर 9 पर मौजूद होता है। इस जीन के 3 एलील होते हैं, आई ए, आई बी, स्मॉल आई। अगर किसी जीन के 2 से ज़्यादा एलील होते हैं, नॉर्मली 2 होते हैं डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के अंदर, 2 से ज़्यादा एलील होते हैं तो उन्हें मल्टीपल एलील कहा जाता है। अब कैसे पता चला, क्रोमोसोम तो 2 ही होते हैं हर आदमी के पास, तो इसका मतलब इन्होंने बहुत सारे लोगों का ब्लड ग्रुप टेस्ट किया होगा, वहाँ से ये बात पता चली। इसका मतलब कि आई जीन के 2 से ज़्यादा एलील है। अगर किसी जीन के 2 से ज़्यादा एलील होते हैं इसे मल्टीपल एलील बोला जाता है। एक बात हुई। दूसरी बात जो मुझे यहाँ पर बतानी थी वो ये कि जैसे कि मान लीजिए कि ये ए बी और ये 4 तरीके तो आप ब्लड ग्रुप बता रहे हैं, तो असल में आप ये कह सकते हैं कि ये जो ब्लड ग्रुप है इसके 4 फिनोटाइप्स, इसके 4 फिनोटाइप्स। अब जेनेटिक्स में इसके जीनोटाइप्स किसके होंगे, इतने इसके जीनोटाइप बैठते हैं 6। वो भी देख लेते हैं कि एबीओ सिस्टम में 6 जीनोटाइप किस हिसाब से। अब मामला ये है कि ये जो एलील्स आपके सामने भी बात हो रही थी, आई ए, आई बी, स्मॉल आई, इसमें आई ए और आई बी का इफेक्ट तो बराबर है, यानी ये तो दोनों शो करते हैं कोडोमिनेंस, लेकिन ये दोनों ही डोमिनेंट हैं स्मॉल आई के ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी बंदे के दोनों 9 नंबर क्रोमोसोम पर आई ए वाले एलील मौजूद है तो उसका ब्लड ग्रुप ए होगा, और अगर उसके 9 नंबर क्रोमोसोम पर आई ए और स्मॉल आई है तब भी उसका ब्लड ग्रुप ए होगा। आपने कभी ए ओ ब्लड ग्रुप नहीं सुना क्योंकि ए वाला जो एलील है वो स्मॉल आई के ऊपर, ओ वाले एलील के ऊपर डोमिनेंट। ऐसे बी ब्लड ग्रुप जब होगा जब 9 नंबर क्रोमोसोम पर दोनों पर बी हो, या फिर ऐसा हो कि एक पर बी हो और एक पर स्मॉल आई, तब भी ब्लड ग्रुप बी होगा। ए बी ब्लड ग्रुप तब होता है अगर एक 9 नंबर क्रोमोसोम पर ए है और दूसरे 9 नंबर क्रोमोसोम पर बी है। अब इससे बात भी समझ में आती है, क्रोमोसोम्स तो हमें माँ बाप की गैमीट्स के जरिए मिलते हैं। इसका मतलब हमारा जो ब्लड ग्रुप है जेनेटिकली डिटरमाइन होता है। जैसे हमें गैमीट्स के जरिए 9 नंबर क्रोमोसोम मिलेंगे अपने पेरेंट्स के जरिए, वैसे हमारा ब्लड ग्रुप हो जाएगा। ओ ब्लड ग्रुप का मतलब ये दोनों स्मॉल आई है ना, तो इसका ओ ब्लड ग्रुप तो तभी हो सकता है जब दोनों स्मॉल आई हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मेंडल वाले केस में डॉफ प्लांट तभी हो सकता है जब तक दोनों टी स्मॉल हो, यानी ये जो स्मॉल आई वाला ये एक रेसेसिव जीन हो गया है ना। और ये ए और बी का दोनों का इफेक्ट साथ साथ नजर आता है, यानी ये शो करते हैं कोडोमिनेंस। तो ए बी वाला क्या शो करते हैं, ये बोलेंगे ये शो करते हैं कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस है ना। और ये स्मॉल आई वाला रेसेसिव, और ए के सामने आई के सामने ए की भी चल रही है और बी के सामने भी बी की चल रही है स्मॉल आई के सामने, यानी ये वाला दोनों केस जो ये डोमिनेंस के, डोमिनेंस। अगर एक जीन के 2 से ज़्यादा एलील होते हैं तो इसे बोला जाता है मल्टीपल एलील, मल्टीपल एलील। मेरे ख्याल से आपकी बात समझ में आ रही होगी। अब 1 2 3 4 5 6, तो आप ये कह सकते हैं एबीओ सिस्टम के अंदर 4 फिनोटाइप्स होते हैं और टोटल 6 जीनोटाइप होते हैं। ठीक है, एक बार मैं एनसीईआरटी की रीडिंग और लग के बताता हूँ आपको क्या उन्होंने बताया। Till now we were discussing crosses where the F1 represents F1 resembled either one of the two parents, जैसे कि नॉर्मल बातचीत है मेंडल वाले केस में हुआ था, हम डोमिनेंस वाली बात कर रहे थे। F1 जो है किसी एक पेरेंट को शो करेगा, और वॉज इन बिटवीन या इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जैसे कि हमारी कल बात हुई थी इसके बारे में। मिराबिलिस, जलापा और एंटिथेनम मेजर्स F1 हाइब्रिड जो थे उसके फ्लावर पिंक हो जाते हैं जब रेड और वाइट वाले प्लांट्स को क्रॉस कराया जाता है फ्लावर्स को।
बट इन केस ऑफ कोडोमिनेंस के अंदर आप ये देखेंगे कि F1 जनरेशन रिजेंबल्स बोथ द पेरेंट। F1 जनरेशन दोनों पेरेंट को रिजेंबल करता, मतलब F1 जनरेशन के अंदर दोनों पेरेंट्स का इफेक्ट नजर आता साइमल्टेनियसली, एक साथ, जैसे कि AB ब्लड ग्रुप हो गया ना। अ गुड एग्जांपल इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेड ब्लड सेल्स दैट डिटरमाइन ABO ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन बीइंग। और आपको ABO ब्लड ग्रुपिंग के अंदर कोडोमिनेंस की एग्जांपल देखने को मिल जाएगी। वो एग्जांपल फिक्स है, आपको बोलना AB ब्लड ग्रुप इज एन एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। ABO ब्लड ग्रुप आर कंट्रोल्ड बाय जीन आई। तो ABO ब्लड ग्रुप का जो जीन है वो कौन सा, जीन आई। इट इज प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम नंबर 9। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द रेड ब्लड सेल है शुगर पॉलीमर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर RBCs के शुगर पॉलीमर होते हैं। शुगर पॉलीमर मतलब कि ग्लाइकोप्रोटीन्स, है ना। दैट प्रोड्यूड फ्रॉम इट सरफेस। 11th क्लास में आप जाके सेल टॉपिक में देख लिएगा, सेल चैप्टर में सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन टॉपिक, तो आपको वहाँ पर साफ डायग्राम में ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन दिख जाएंगे। NCERT ने बड़ा अच्छा सा डायग्राम दिखा रखा है। दैट प्रोड्यूड फ्रॉम इट सरफेस एंड द काइंड ऑफ शुगर इज कंट्रोल्ड बाय द जीन। The gene I has 3 alleles, IA, IB and small I. The allele IA and IB produce a slightly different form of sugar. ये सवाल नीट में आ चुका है। Allele IA and IB form slightly different form of sugar। यहाँ पे मैंने इनको दो अलग अलग शेप में दिखाया था। While allele small I does not produce any sugar, लेकिन इससे कोई भी शुगर नहीं बनता है। मैंने इसको यहाँ दिखा दिया, जैसे कि आपने उधर पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस में कि जो रेसेसिव जीन होता है, रेसेसिव एलील वो होता है जो कि नॉन फंक्शनल जीन प्रोड्यूस करे या फिर जीन ही प्रोड्यूस ना करे, है ना। तो अगर नॉन फंक्शनल जीन बनेगा या फिर जीन ही नहीं बनेगा तो उस वाले केस में हम ये कह सकते हैं कि वहां पर कोई प्रोडक्ट आपको नजर नहीं आएगा। बिकॉज ह्यूमंस आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, ईच पर्सन पजेस एनी 2 ऑफ द 3 आई जीन। क्योंकि ह्यूमन बीइंग डिप्लॉयड होते हैं तो 9 नंबर क्रोमोसोम 2 होंगे उनके पास। तो एक क्रोमोसोम इसके ऊपर आई वाला जीन होगा और एक उस पर, चाहे वो IA IB हो या दोनों IA हो या IA स्मॉल आई, दो ही कॉपी आपको मिलेंगी। बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, ईच पर्सन पजेस एनी 2 ऑफ द 3 आई जीन्स। IA एंड IB आर कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल आई। IA और IB रिसर्च से देखा गया पूरे तरीके से डोमिनेंट होते हैं स्मॉल आई के ऊपर। इन अदर वर्ड्स व्हेन IA एंड स्मॉल आई आर प्रेजेंट ओनली IA एक्सप्रेस। इसलिए अगर IA स्मॉल आई होता तब भी ब्लड ग्रुप बंदे का A होता है। बिकॉज स्मॉल आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर। स्मॉल आई का इफेक्ट इसलिए प्रोड्यूस नहीं होता कि उससे कोई शुगर पॉलीमर कोई ग्लाइकोप्रोटीन नहीं बनता है। व्हेन IA IB आर प्रेजेंट, IB एक्सप्रेस IA IB होता तो IB का इफेक्ट आता है क्योंकि स्मॉल आई बनाता नहीं कोई ग्लाइकोप्रोटीन। बट व्हेन IA एंड IB आर प्रेजेंट टुगेदर दे बोथ एक्सप्रेस देयर ओन टाइप ऑफ शुगर। जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया कि AB ब्लड ग्रुप में दोनों अपना इफेक्ट साइमल्टेनियसली प्रोड्यूस कर रहे हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ कोडोमिनेंस। तो आप इससे ये बात कह सकते हैं कि जो ब्लड ग्रुप AB है IA IB वाला, वो कोडोमिनेंस की एग्जांपल। हैंस रेड ब्लड सेल्स हैव बोथ A एंड B टाइप ऑफ शुगर। RBCs के ऊपर दोनों ही तरीके के शुगर यानी ग्लाइकोप्रोटीन मौजूद होते हैं। सिंस देयर आर 3 डिफरेंट एलील, देयर आर 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 एलील। क्योंकि 3 एलील हैं तो उनके 6 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। मैंने यहाँ ब्लड ग्रुप में जीनोटाइप बना के आपको दिखाए थे। हैंस देयरफॉर अ टोटल 6 डिफरेंट जीनोटाइप्स ऑफ ह्यूमन ABO ब्लड ग्रुप्स आर पॉसिबल। हाउ मेनी फिनोटाइप्स आर पॉसिबल? तो फिनोटाइप तो 4 है, AB एंड O। तो आप कह सकते हैं फिनोटाइप्स कितने पॉसिबल हैं? तो आप बोलेंगे ह्यूमन बीइंग के अंदर 4 फिनोटाइप पॉसिबल हैं। कितने फिनोटाइप पॉसिबल हैं? 4। यह ना डायग्राम में दिखाई भी IA कोई एक पेरेंट है उसका A एलील आया, दूसरी तरफ से A आया तो कॉम्बिनेशन IA बनेगा तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा A। मतलब उन्होंने पॉसिबिलिटी दिखाई। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो आपको 6 जीनोटाइप भी देखने को मिलेंगे। अक्सर बच्चा यहाँ पर क्लास में टोकता है कि यहाँ पर 7 दे रखे हैं। तो इन्होंने एक केस ऐसा दिया है कि जिसमें एक पेरेंट का IB है, दूसरे का I है, इधर दिखा एक का I है, दूसरे का IB है। कॉम्बिनेशन यहाँ पर IA IB बना, इसलिए यहाँ पर काउंट करने में समय लगते हैं वो 6 है ना। इधर IA IB 2 बार लिखा हुआ है। Do you realize that the examples of ABO blood grouping also provide a good example of multiple alleles? क्या आपने ये रियलाइज किया कि ABO ब्लड ग्रुपिंग मल्टीपल एलील्स की एग्जांपल भी शो करता है? मल्टीपल एलील से क्या मतलब होता है? अगर किसी जीन के 2 से ज़्यादा एलील हैं तो उसे मल्टीपल एलील कहा जाता है। जैसे कि I जीन के 3 एलील हैं, IA IB और स्मॉल I। Here you can see that there are more than 2, that is 3 alleles governing the same character. Since in an individual only 2 allele can be present, multiple allele can be found only when population studies are made. तो यहाँ पर ये बात भी वाज़ेह कि मल्टीपल एलील्स आपको तभी देखने को मिलेंगे जब आप पॉपुलेशन की स्टडी करेंगे, कई सारे लोगों को आप ब्लड ग्रुप चेक करेंगे। ओकेजनली या सिंगल जीन। अच्छा, इन्होंने यहाँ पर बात को थोड़ा सा चेंज किया है और ये
दूसरी तरफ बात को ले गए हैं उधर स्टार्च ग्रेन साइज इन पी प्लांट। हमने पिछली क्लास में बात की थी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर एग्जाम में मिराबिलिस जलापा 4 o'clock प्लांट, स्नैपड्रैगन, एंटरहैनम मेजर्स, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस की तीसरी एग्जाम्पल में स्टार्च ग्रेन साइज इन पी प्लांट का हमने जिक्र किया था। वही टॉपिक इन्होंने यहाँ पर समझाया है और इन्होंने बताया जैसे मटर का जो दाना है उसकी जो साइज है और उसका जो शेप है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है जीन जिसको हम बोल देते हैं बी जीन। असल में मटर को हम खाते हैं इसलिए प्लांट स्टोर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, क्योंकि उनका स्टार्च बनता है, उसी से हमें एनर्जी मिल जाती है खाने से। अब जितना ज़्यादा स्टार्च बनेगा उतना साइज का बड़ा होगा, जितना स्टार्च कम बनेगा उसका साइज उतना ही कम होगा। इन्होंने ये मान लिया कि जो स्टार्च बनाने वाला जो जीन है उसके जो एलील हैं वो दो हैं, बी और स्मॉल बी। अब कैपिटल बी वाला जो वो ज़्यादा एफिशिएंट है तो उससे जो एंजाइम बनता है वो बहुत ज़्यादा स्टार्च बनाता है। स्मॉल बी वाला जो जीन है वो कम एफिशिएंट है तो उससे जो एंजाइम बनता है वो बहुत ही कम स्टार्च बना पाता है। तो इससे स्टार्च थोड़ा ज़्यादा बन जाता है कैपिटल बी वाले से और इससे स्टार्च थोड़ा सा कम बनता है। इसलिए ऐसा होता है कि जब दोनों भी डोमिनेंट वाले होंगे तो ऐसे में स्टार्च बहुत ज़्यादा बनेगा, स्टार्च ज़्यादा बनेगा, इसलिए ऐसे दोनों बी वाले जीन अगर किसी प्लांट के अंदर होते हैं तो उसका साइज भी बड़ा होता है और ऐसे में वो राउंड भी होता है, ज़्यादा स्टार्च बनने के एकदम गोल हो जाता है। अगर दोनों भी अगर स्मॉल हों, दोनों भी अगर स्मॉल हों तो ऐसे में स्टार्च कम बनता है तो इसका साइज स्मॉल हो जाता है। यहाँ साइज हो गया था लार्ज, लार्ज साइज, और ऐसे में ये रिंकल्ड भी हो जाता है, स्मॉल एंड रिंकल्ड। लेकिन अगर जैसे हेट्रोजाइगस कंडीशन हो जाए बी स्मॉल बी तो देखने में ऐसा लगता है कि कैपिटल भी मौजूद है तो इसका इफेक्ट देखने में आना चाहिए। लेकिन अब की बार जो होता है जो स्टार्च जो है वो ठीक ठाक बनता है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, इसलिए यहाँ पर अब की बार आपको देखने को मिलेगा इंटरमीडिएट साइज, इंटरमीडिएट साइज, बीच का साइज देखने को मिलेगा। हालांकि होते ये भी गोल हैं, यानी यहाँ पर भी आपको राउंड देखने को मिलेंगे। तो अगर आप शेप ऑफ सीड के हिसाब से बात करेंगे तो आपको दो ही शेप देखने को मिलेंगी मटर के दाने के अंदर, राउंड और रिंकल्ड। अगर वो होमोजाइगस कंडीशन में या हेट्रोजाइगस कंडीशन में राउंड और रिंकल्ड देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप साइज ऑफ द सीड के हिसाब से बात करें तो हमें तीन साइज मिल जाएंगे। अगर दोनों भी कैपिटल हैं तो लार्ज, दोनों भी स्मॉल हैं तो स्मॉल साइज, और कैपिटल भी स्मॉल भी तो इंटरमीडिएट साइज। अब मेंडल ने पी प्लांट के अंदर जो मटर के दाने की बात की थी उसमें दो कैरेक्टर लिए थे उसके, कलर ऑफ सीड एंड द शेप ऑफ सीड। उन्होंने साइज ऑफ सीड पर बात नहीं की थी। अब 7 साल रिसर्च की थी, उसने देखा तो होगा कि बीच वाले साइज भी निकल के आ रहा है, लेकिन हो सकता है उस जमाने वो इस नतीजे पर ना पहुंच पाए हो कि बीच वाला साइज की वजह क्या है। लोगों तो उसकी जो नॉर्मल बातें थी वो भी समझ में नहीं आई थी, 1900 में जाके समझ में आई थी, 1866 में पेपर पब्लिश हो चुका था और 1900 में जब 3 और दूसरे साइंटिस्ट ने अपनी रिसर्च पब्लिश की तब लोगों का ध्यान गया कि ये बात तो आज से 34 साल पहले मेंडल के पेपर में भी आई थी। तब तो जाके उनकी नॉर्मल वाली बातें एक्सेप्ट हुई थी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाली बात तो और बहुत बात की बात। तो इधर इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिलेगा हमें स्टार्च ग्रेन साइज में, क्योंकि यहाँ पर आपको तीन साइज देखने को मिलते हैं मटर के दाने के अंदर, बड़ा साइज, बीच वाला साइज और छोटा साइज। क्या बात समझ आ रही है? एक बार आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ। Occasionally, a single gene product may produce more than one effect. For example, star synthesis in pea seed is controlled by one gene. Star synthesis जो होती है pea seed के अंदर वो एक जीन से कंट्रोल होती है। It has two allele, उस जीन के दो एलील हैं, कैपिटल बी और स्मॉल बी। स्टार्च सिंथेसाइज इफेक्टिवली बाय दोनों भी अगर कैपिटल हो यानी होमोजाइगस कंडीशन हो तो स्टार्च की सिंथेसिस काफ़ी ज़्यादा होती है और लार्ज स्टार्च ग्रेन्स आर प्रोड्यूस, और काफ़ी बड़े साइज स्टार्च ग्रेन बन जाते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट अगर दोनों भी छोटे हों होमोजाइगस कंडीशन में तो इनकी लेसर एफिशिएंसी है स्टार्च सिंथेसिस में, मतलब एंजाइम ही ऐसा बनना है, एंड प्रोड्यूस स्मॉलर स्टार्च ग्रेन, और उनका साइज भी छोटा हो जाता है। आफ्टर मैचुरेशन ऑफ द सीड, मैचुरेशन के बाद देखा जाता है जो दोनों भी डोमिनेंट वाले थे, कैपिटल वाले थे, वहाँ पर राउंड सीड आ जाते हैं। दोनों भी स्मॉल वाले में सीड का जो शेप होता है वो रिंकल्ड देखा जाता है। हेट्रोजाइगस कंडीशन अगर है, हेट्रोजाइगस में वो कह रहे हैं कि ऐसा देखने में लगता है क्योंकि उसमें एक कैपिटल बी और एक स्मॉल बी है तो कैपिटल बी का इफेक्ट नजर आना चाहिए, बट द स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस आर ऑफ इंटरमीडिएट साइज। आपको हेट्रोजाइगस कंडीशन में इंटरमीडिएट साइज देखने को मिलेगा। सो इफ स्टार्च ग्रेन साइज इज कंसीडर्ड एज द फिनोटाइप, इसलिए अगर आप स्टार्च ग्रेन साइज को एक फिनोटाइप कंसीडर करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि एलील शो कर रहे हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कई बार नीट एग्जाम में सवाल आ चुका है कि अगर हम स्टार्च ग्रेन साइज की बात करेंगे तो ये शो कर रहा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। स्टार्च ग्रेन साइज इज एन एग्जांपल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। हमने पिछली वीडियो में इसके बारे में बात भी की थी। यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत सी लाइन फिर एनसीईआरटी बताई गई, हो सकता है आने वाले नीट एग्जाम में इससे सवाल आ जाए। जैसे कि इन्होंने यहाँ पर ये बताया कि डोमिनेंस
इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर ऑफ अ जीन, कि डोमिनेंस कोई इंडिपेंडेंट फीचर नहीं है किसी जीन का, कि अगर वो जीन है कि कैपिटल टी है तो प्लांट को टॉल ही होना है, कैपिटल बी है तो सीड को राउंड ही होना है। तो इन्होंने बताया कि डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर ऑफ अ जीन, मतलब वो जीन का इंडिपेंडेंट फीचर नहीं है कि अगर वो मौजूद है तो वो हमेशा डोमिनेंस वाला इफेक्ट ही प्रोड्यूस करेगा। और द प्रोडक्ट दैट इट हैज़ इंफॉर्मेशन फॉर, या फिर उसके पास जो इंफॉर्मेशन है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बनाने की, वो एक डोमिनेंस फीचर है। मतलब जैसे कैपिटल बी वाले से स्टार्च का सिंथेसिस होती है। इट डिपेंड्स एज मच ऑन द जीन प्रोडक्ट, जो डोमिनेंस वाला इफेक्ट है वो डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स एज मच ऑन द जीन प्रोडक्ट, कि उससे क्या बन रहा है जीन से, जैसे कि स्टार्च बन रहा था, एंड द प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर फिनोटाइप फ्रॉम दिस प्रोडक्ट, और उससे फिर क्या फिनोटाइप बनती है। जैसे कि अगर स्टार्च बहुत ज़्यादा बना तो उसका साइज बड़ा होगा, स्टार्च ठीक ठाक मीडियम साइज का बना तो साइज मीडियम हो जाएगा, स्टार्च बहुत कम बना साइज छोटा हो जाएगा। मतलब कि ये हुआ कि किसी भी जीन को जो डोमिनेंट कहा जाएगा वो उसका कोई ऑटोनोमस फीचर, इंडिपेंडेंट फीचर नहीं है। किसी भी जीन को जो डोमिनेंट कहा जाता है वो इस बेसिस पे कहा जाता है कि उसके पास किस प्रोडक्ट को बनाने की इंफॉर्मेशन है, उससे कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, और फिर उस प्रोडक्ट के बनने की वजह से कैसा फिनोटाइप प्रोड्यूस हो रहा है। इट डिपेंड्स एज मच ऑन द जीन प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर फिनोटाइप फ्रॉम दिस प्रोडक्ट। तो यहाँ से नीट एग्जाम में वो एक सवाल बना सकता है कि वो आपके सामने रखेगा एक असर्शन, और असर्शन में आपके सामने वो लाइन रखेगा डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर ऑफ अ जीन, और फिर वो इसका रखेगा रीजन, डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर ऑफ अ जीन, या पूरी लाइन लिख देगा और द प्रोडक्ट इट हैज इंफॉर्मेशन फॉर। फिर इसका रीजन ही लिखेगा क्यों ऑटोनोमस फीचर नहीं है, क्योंकि इट डिपेंड एज मच ऑन द जीन प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर फिनोटाइप फ्रॉम दिस प्रोडक्ट। क्योंकि किसी भी जीन को अगर आप डोमिनेंट बोलेंगे तो वो डिपेंड करेगा जीन प्रोडक्ट पर कि वो जीन क्या बना रहा है, और वो जो भी बना रहा है जैसे स्टार्च अगर बना रहा है तो उससे कैसी फिनोटाइप प्रोड्यूस हो रही है। तो हम ये देखते हैं कि उस पर्टिकुलर जीन से क्या बना और उसकी वजह से क्या फिनोटाइप प्रोड्यूस है। डायरेक्ट किसी भी जीन को कि कैपिटल बी है तो वो डोमिनेंट होगा, कैपिटल टी है तो डोमिनेंट होगा, ऐसे नहीं कह सकते आप। ऑटोनोमस फीचर नहीं जीन का कि आप वो कैपिटल साइज में तो आप उसे देख के कह देंगे कि वो डोमिनेंट है। आप ये देखेंगे उस जीन से क्या बना और उसकी वजह से क्या फिनोटाइप प्रोड्यूस हो रहा है। मतलब कि किसी भी जीन को डोमिनेंट कहने के लिए ये देखना पड़ता है पहले कि उस जीन से क्या प्रोडक्ट बन रहा है और उस प्रोडक्ट से कैसी फिनोटाइप प्रोड्यूस हो रही है। इट डिपेंड्स ऑन द जीन प्रोडक्ट, किसी भी जीन को डोमिनेंट कहने के लिए देखना पड़ता है जीन प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर फिनोटाइप, और उससे क्या फिनोटाइप प्रोड्यूस हो रहा है। असर्शन रीजन में एक सवाल बन जाएगा तो आप बोल देंगे असर्शन रीजन दोनों ही ठीक है, यही इसका सारा सही एक्सप्लेनेशन भी है। As it does on the particular phenotype that we choose to examine in case more than one phenotype is influenced by the same gene। ऐसा हो सकता है कि एक से ज़्यादा फिनोटाइप किसी एक जीन से इन्फ्लुएंस हो रही हो, जैसे कि आप कैपिटल बी स्मॉल बी वाले केस में देख सकते हैं कि वहाँ पर राउंड रिंकल्ड वाली बात भी आई थी और पी प्लांट के जो सीड्स हैं उसके साइज़ की बात भी आई थी। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ रही होंगी। छोटी छोटी वीडियो इसीलिए बना रहे हैं कि जितना पोर्शन पढ़ाया जा रहा है आप उसे एनसीईआरटी से 4-5 बार खुद से भी पढ़ें और साथ में आप एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस भी लगाते रहें। जब चैप्टर खत्म हो तो आप प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज भी साथ में लगा लें। आपको कैसे लग रहा है ये एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और जल्दी आपको एक कोई बहुत अच्छी सी खबर सुनने में आएगी। बेस्ट ऑफ